आज का मेरा विषय है वर्तमान तथा भविष्यत काल। आज हम वर्तमान तथा भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। काल के भेदों में से दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल उस काल का बोध कराता है जिसके चलते रहते समय में हम किसी क्रिया का समापन करते हैं। किसी भी क्रिया का समापन सामान्य रूप से, निरंतर चलते रहने रूप से या संदेह के आधार पर क्रिया के समाप्त होने का बोध यदि होता है तो वह वर्तमान काल के समय में किसी क्रिया के समाप्त हो जाना ही वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अपने आधार पर कि क्रिया के जिस रूप से उसके चलते रहने यानी कि चल रहे समय में होने का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मोहन जाता है, राम काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, शिकारी शिकार कर रहा है, मदन पढ़ रहा है, मदन आता होगा, सोहन जाता ही होगा। ऐसे वाक्यों में जो है वो किसी भी क्रिया का चल रहे समय में समाप्त होने का बोध या संभावना का व्यक्त करवा रहा है, इसलिए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के शब्दों का कुछ इस परिभाषा हम देते हुए ये समझा सकते हैं कि किसी भी क्रिया का होना भविष्य रूप में इस प्रकार ये वर्तमान काल में इस प्रकार हो जाता है जिससे कि सामान्य रूप से क्रिया भी कोई भी समाप्त हो सके या निरंतर रूप से चल सके। अब है कि वर्तमान काल के भेद कितने हैं। तो वर्तमान काल के जो हैं वो 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में कोई भी क्रिया सामान्य रूप से समाप्त हो जाती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जो है वो पूर्ण नहीं होती, यानी कि वो अपूर्ण रह जाती है, परंतु फिर भी वो निरंतर रूप से चलते ही रहती है, इसीलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया अपने होने या ना होने पर संदेह उत्पन्न करता है, संदेह यानी कि शक के आधार पर उसका समापन होता है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ये तीनों के भेद हैं। अब सबसे पूर्ण विस्तार रूप इसका ये है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का जो है यानी कि काल क्रिया के अनुसार ही होता है। तो इस वर्तमान काल में जो क्रिया है वो अपने जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में अपने आप को समाप्त कर लेती है, इसीलिए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वो अपने सामान्य रूप से ही वो चलते रहती है और सामान्य रूप से ही वो समाप्त हो जाती है। हम इस प्रकार उसे परिभाषित करते हुए कह सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से यानी कि जो उसके अवस्था में जो रहती है उसे हम सामान्य रूप से जो चलते रहता है वो समय में वो जो होने का बोध होता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से चल रहे समय में होने का बोध हो, या यूँ कहें कि जिस वाक्य में कोई क्रिया यदि सामान्य अवस्था में समाप्त हो रही है या की जा रही है तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, वो भी चल रहे समय में वर्तमान काल में, इसीलिए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरणार्थ कई प्रकार के ऐसे वाक्य हैं जो सामान्य वर्तमान काल को दर्शाता है, जैसे कि संजना गाती है, गाय रंभाती है, मोहन जाता है, श्याम खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग जाते हैं, हम लोग सोते हैं, पक्षी उड़ते हैं इत्यादि वाक्यों में जितनी भी प्रकार के क्रियाएं प्रयोग में लाई गई हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, बोलना, जाना, उड़ना इत्यादि जितने भी क्रियाएं हैं वो अपने इन सभी वाक्यों में सामान्य रूप से समाप्त की जा रही हैं, इसीलिए वे सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल में कोई भी क्रिया जो है वो सामान्य रूप से ही चलती रहती है, तो इसीलिए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा उसी वर्तमान काल का दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा ना हो। हम उसे परिभाषित करने के लिए इस प्रकार कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में आरंभ होकर
जारी रहने का बोध होता है वही अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। हम एक अलग परिभाषा का निर्माण करते हुए ये भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया का समापन न हो परंतु वो चल रहे समय में निरंतर रूप से चलती रहती है, या यूँ कहें कि जो क्रिया चल रहे समय में निरंतर रूप से चलते रहने का बोध करवाती है, वही वर्तमान काल का जो दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, वह कहलाता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं निरंतर रूप से चल रहे समय में होती रहती हैं, इसीलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरणार्थ के लिए कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि चिड़िया चहचहा रही है, इसमें चहचहाते रहना निरंतर रूप से हो रहा है। माली पौधे लगा रहा है, तो माली का पौधों को लगाना, तो पौधों को जो लगाने की क्रिया है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। तो पौधे लगा रहा है, तो लगाते रहना ये एक निरंतर क्रिया है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो क्रिया है वो चल रहे समय में निरंतर रूप से पढ़ना जो है वो चल ही रहा है। मदन सो रहा है, उसका सोना, प्रीति लिख रही है तो उसका लिखना, इत्यादि वाक्यों में जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल का बोध किया जाता है। अब उसके बाद आता है तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल जो है वो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का भाव प्रकट होता है, तो वही संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह, यानी कि यदि किसी कार्य को हम करते हैं और उस पर यदि हम संदेह उत्पन्न कर दें, तो वही संदेहपूर्ण जो कार्य होती है वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया की जिस रूप से उसे हम कहते हैं, यानी कि संदेह उत्पन्न करता है, वो अपनी क्रिया किसी भी क्रिया के समाप्त होने पर वो संदेह उत्पन्न करता है, इसीलिए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। हम उसका उदाहरण कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि किसान फल काट रहे होंगे, अतिथिगण आते ही होंगे, मोहन जाता होगा, सोहन सोता होगा, इत्यादि क्रियाओं में, इत्यादि वाक्य में जो क्रियाएं हैं, सोना, जागना, लगाना, आना, तो ऐसी क्रियाओं पे केवल संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये क्रियाएं संदेह रूप से ये समाप्त हो सकती हैं या नहीं, ये समाप्त हुई होंगी भी या नहीं। तो इसीलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि ये संदिग्ध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि किसी भी क्रिया के समाप्त होने पर ये अपना केवल संदेह उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए हम इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा भविष्यत काल, यानी कि काल का तीसरा भेद भविष्यत काल। भविष्यत काल जो है वो ना तो बीते हुए समय का, ना तो चलते रहने समय का, बल्कि आने वाले समय में जिस भी क्रिया का समापन होगा उसी का बोध करवाता है, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस इसे कहा जाता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो वह भविष्यत काल कहलाता है, उसे ही हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बनना, शेर खरगोश का शिकार करेगा तो करना, मोहन खेलने जाएगा तो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, इत्यादि जितने, यानी कि बनना, करना, जाना, पढ़ना इत्यादि जो वाक्य में क्रियाएं हैं वो ना तो चल रहे समय में ना तो बीते हुए समय में क्रियाएं की गई, वो ना तो की गई हैं ना तो की जा रही हैं। उन क्रियाओं का जो बोध है वो आने वाले समय में समाप्त होने का बोध करवा रहा है, ना तो वो समाप्त नहीं हुआ है बल्कि वह समाप्त होगा, तो भविष्य का वो बोध करवा रहा है, इसीलिए उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। उन तीनों में से सबसे पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतुमत। सामान्य भविष्यत काल में वही भविष्यत काल, यानी कि आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से समाप्त होना। संभाव्य में जहाँ पर संदेह हो रहा था वहीं पर अब संभावना उत्पन्न हो जाएगी। और हेतुमत में जो किसी कार्य का होना या ना होना दूसरे किसी क्रिया पे निर्भर करता है उसका बोध करवाएगा। तो इसे विस्तारित रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है कि सर्वप्रथम है हमारा सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी कि
क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है वे सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। यानी कि जिस भी क्रिया का समापन उसके आने वाले समय में होने का बोध होगा वो भी सामान्य रूप से यदि क्रिया का समापन होगा तो वह सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे कि हम मेला देखने जाएंगे। हम मेला देखने जाएंगे, इस बार पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं तो उसमें क्रिया के होने का बोध करवा रहा है। जैसे कि मोहन गाएगा, सीता गाएगी, मोहन सोएगा, राधा नाचेगी, मैं पढ़ूंगा, राम जागेगा। इस प्रकार के वाक्यों में जो क्रियाएं हैं, चलना, पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, नाचना इत्यादि, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो भविष्यकाल में सामान्य रूप से समाप्त होगी, तो इसीलिए उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब है समान, उसके बाद है दूसरा भविष्यकाल का दूसरा भेद, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल जो होता है वो क्रिया के उस रूप का बोध करवाता है जो आने वाले समय में होने की केवल संभावना उत्पन्न करवाएगा, तो इसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्योंकि इस वाक्य में जो क्रियाएं हैं वो आने वाले समय में किसी संभावना का बोध करा रहा है। उस क्रिया का समापन नहीं होगा, केवल हम संभावना या आने वाले भविष्य यानी आने वाले समय में केवल हम संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, उस कार्य पर संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है या शायद ऐसा कार्य हो जाए, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। किसी भी क्रिया के होने पर हमें यदि संभावना उत्पन्न होती है तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरणार्थ शब्द हैं, जैसे कि शायद मैं कल विद्यालय न जाऊं, संभवतः वह पार्टी में आए। यानी कि जिस क्रिया के समाप्त होने पर संदेह उत्पन्न किया जाए, यानी कि संभावना, आने वाले समय में जिस किसी क्रिया के समाप्त होने पर संभावना व्यक्त की जाती है उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि शायद, संभवतः, हो सकता है कि कल बारिश होगी, तो ऐसे में हमें बारिश का होना केवल संभावना उत्पन्न करता है। जैसे कि शायद मैं कल विद्यालय न जाऊं, वह पार्टी में संभवतः वह पार्टी में आ जाए, तो ऐसे कार्यों में केवल संभावना यानी कि संभावना उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। अब आता है सबसे आखिरी हेतुमत भविष्यकाल। हेतुमत भविष्यकाल में किसी एक क्रिया का होना दूसरे किसी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। हम उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि भविष्यकाल में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, तो उसे हम हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि यानी हम यूँ कह सकते हैं कि यदि एक काम कर रहे हैं और एक काम के समाप्त होने का जो समाप्त होना जो निर्भर है वो दूसरे किसी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करेगा। जैसे कि यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, तो फसल तभी अच्छी होगी ना जब बारिश होगी, तो फसल का अच्छा होना बारिश के होने या ना होने पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार अगर मेहनत करोगे तो सफल ज़रूर होगे, तो मेरा सफल होना मेरे मेहनत करने के ऊपर है। तो यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो सफल अवश्य होंगे, और सफल होने से पूर्व हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो सफल होने की जो क्रिया है वो मेहनत करने या ना करने पर निर्भर करता है। मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, इसीलिए उसे हेतुमत भविष्यकाल कहा जाता है।